We will discuss the last topic of mutual fund operations, part 2. The last unit, that is unit number 5, is meaning of asset allocation, importance of asset allocation at different stages of life, the risk profile of investor, and steps in creating model portfolios. तो इस पर्टिकुलर यूनिट में यूनिट नंबर 5 जो है वो आपके ऊपर के चारों यूनिट को कंपाइल कर रहा है। जैसे पहले यूनिट में हमने डिस्कस किया था नेट एसेट वैल्यू, फिर दूसरे में हमने डिस्कस किया था हाउ रिटर्न इज कैलकुलेटेड, देन टाइप्स ऑफ रिस्क and return calculation of risk, then risk adjusted return, that is the performance. And unit number 3 we discuss about steps in selecting different types of schemes, that is to evaluate the portfolio and the investment strategies, and also understanding the valuation methods, various valuation methods. फिर यूनिट नंबर 4 में हमने डिस्कस किया कि फाइनेंशियल गोल कैसे सेट करते हैं, उसके स्टेप्स क्या हैं, और फिर फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे की जाती है, फाइनेंशियल प्लानिंग के क्या स्टेप्स हैं, और फाइनेंशियल गोल फाइनेंशियल प्लानिंग किस तरीके से एक दूसरे के साथ चलते हैं। तो लास्ट यूनिट में जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है ये सारे चीज करने के बाद है दैट इज एसेट एलोकेशन, कि सब चीज आपने कर लिया, फाइनेंशियल गोल सेट कर लिया, फाइनेंशियल प्लानिंग कर लिया है, रिस्क कैलकुलेट कर लिया है, रिटर्न कैलकुलेट करना सीख लिया है। अब हमारे पास जो फंड आएगा, हमारे पास जो पैसा आएगा, उस पैसे का एलोकेशन कैसे, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन विल डिस्कस अबाउट व्हाट डू वी मीन बाय एसेट एलोकेशन। तो पहला हम लोग डिस्कस करते हैं what is asset allocation, that is what is asset allocation. asset allocation से आप क्या समझते हैं या क्या होता है? So asset allocation involves dividing an investment portfolio among different asset categories such as stocks, bonds, कैश, इवन म्यूचुअल फंड्स। तो जब हम एसेट एलोकेशन की बात करते हैं तो आपको अगर याद होगा कि तो हमने पोर्टफोलियो डिजाइन करना सीखा था, जहां पे हम लोग जो हमारे पास फंड आया उसका उस फंड का हमने एलोकेशन किया कि कुछ पार्ट हमने एफडी किया, कुछ सेविंग में डाला, कुछ का शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया, कुछ का म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया। दिस इज माई पोर्टफोलियो। अब जब मैं ये पोर्टफोलियो बनाता हूं तो इसमें जो एसेट है, मेरा फंड जो है, उसको अलग अलग एसेट कैटेगरीज में डिवाइड करना, दैट इज स्टॉक में डालना, बॉन्ड में डालना, कैश में डालना, म्यूचुअल फंड में डालना, प्रॉपर्टी में डालना। ये मेरा एसेट एलोकेशन है। मेरा जो एसेट है, मेरा जो पैसा है, उस पैसे को किस तरीके से मैं एलोकेट करता हूं, किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करता हूं, इसी को एसेट एलोकेशन कहते हैं। The process of determining which mix of asset to hold in your portfolio is very personal one. और ये जो एसेट एलोकेशन है, कितने पीरियड के लिए होल्ड करना चाहिए, ये पर्सनल है। पर्सनल क्यों है? क्योंकि ये इंडिविजुअल के बेसिस पे चेंज होता है। क्यों चेंज होता है? क्योंकि हर एक पर्सन का, हर एक इन्वेस्टर का जो फाइनेंशियल गोल है, जो फाइनेंशियल प्लानिंग है, जो सोर्स ऑफ इनकम है, जो ऑब्जेक्टिव है, डिफरेंट रहेगा। क्योंकि ये सारे पैरामीटर डिफरेंट है तो उसकी जो स्ट्रेटजी होगी, उसकी जो प्लानिंग होगी, वो भी डिफरेंट होगी। इसीलिए जो पोर्टफोलियो की डिजाइनिंग होती है वो पर्सनल लेवल पे होती है, इंडिविजुअल लेवल पे होती है। नॉट नेसेसरी कि हम यहाँ पे केवल पर्सन की बात करें। यहाँ पे अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन का भी जो फाइनेंशियल प्लानिंग, फाइनेंशियल गोल होगा और एसेट एलोकेशन होगा, दैट विल डिफर। क्योंकि हर एक कंपनी का जो रिस्क प्रोफाइलिंग है, हर एक कंपनी का जो ऑब्जेक्टिव है, वो डिफरेंट रहता है। सो द एसेट एलोकेशन that works best for you
at any given point in your life will depend largely on your time horizon and your ability to tolerate risk. तो जब हम यहाँ पे एसेट एलोकेशन की बात करते हैं तो आप देखिए कि इसमें सारे पैरामीटर जुड़े हैं कि आप कितना रिटर्न चाहते हैं, आप कितना रिस्क कैरी कर सकते हैं, किस तरीके का रिस्क कैरी कर सकते हैं, आपका एज क्या है, आप कितनी मैच्योरिटी के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आपका फाइनेंशियल गोल क्या है, आपने उसका फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे कर रखा है, सारे पैरामीटर इंपॉर्टेंट हैं। तो जब हम एसेट एलोकेशन की बात करते हैं तो एसेट एलोकेशन एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन के लिए होता है जो डिपेंड करता है टाइम होराइजन पे और डिपेंड करता है कि आप कितना रिस्क को टॉलरेट कर सकते हैं। ऑब्वियसली जब हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, रिटर्न की बात करते हैं, तो इन्वेस्टमेंट या रिटर्न हमेशा ही रिलेटेड रहता है किससे? रिस्क से। और जब हम रिस्क की बात करते हैं ये डायरेक्टली रिलेटेड रहता है किससे? टाइम पीरियड से, टाइम होराइजन से, टाइम से। तो अगर हम ज्यादा ड्यूरेशन लें तो हम रिस्क को काफी ज्यादा मिटिगेट कर सकते हैं, हम अपने पोर्टफोलियो को उस तरीके से डिजाइन कर सकते हैं। लेकिन जहां पे हमें हाई रिटर्न चाहिए और टाइम ऑफ मैच्योरिटी बहुत ही लो रहती है, उस केस में यू हैव टू टेक हायर रिस्क टू गेट द रिक्वायर्ड रिटर्न। तो इसलिए जब यहाँ पे एसेट एलोकेशन की बात करती है तो ये इट इज बेस्ट एप्लीकेबल फॉर एन इंडिविजुअल फॉर अ गिवन टाइम पीरियड, और उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कितना रिस्क कैरी किया जा सकता है। नेक्स्ट है, सो व्हाई एसेट एलोकेशन इज सो इंपॉर्टेंट, इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? By including asset categories with investment returns that move up and down under different market conditions within a portfolio, an investor can protect against significant losses. तो समझिए इस एलोकेशन का इंपॉर्टेंस क्या है। तो अगर हम एलोकेशन की इंपॉर्टेंस की बात करते हैं तो जब हम अपने एसेट को डिफरेंट इन्वेस्टमेंट कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं तो बेसिकली हम अपने लॉसेस को रिड्यूस करते हैं। तो जो हमारा एसेट एलोकेशन है इट इज ऑलवेज रिलेटेड विद रिस्क रिटर्न, और जहां पे हम रिस्क और रिटर्न की बात करते हैं वहां पे लॉस शुड ऑल्सो बी एनालाइज्ड। तो जो पोर्टफोलियो बनेगा, जो एसेट एलोकेशन होगा वो लॉस को रिड्यूस करेगा। लॉस को कंप्लीट खत्म नहीं कर सकता क्योंकि आप जहां पे रिटर्न ले रहे हैं वहां पे तो लॉस होना ही है, लॉस तो होगा ही जहां पे आप रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बट हम ये भी चाहते हैं कि जो रिटर्न मिले वो मिनिमम से मिनिमम रिस्क के साथ हो। Historically, the returns of three major asset categories have not moved up and down at the same time. That is, market conditions that cause one asset category to do well often cause other asset category to have average or poor return. क्या मतलब? मतलब ये है कि जो भी हमारे पास इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज हैं, इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं, जैसे कि शेयर मार्केट है, शेयर मार्केट हो गया, या प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट हो गया, या एफडी हो गया, सेविंग हो गया, या कैश फॉर्म में करना है, या म्यूचुअल फंड में डालना है, जो भी हमारे पास इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस आते हैं, हर एक इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन का जो रिस्क प्रोफाइल है वो डिफरेंट होता है। तो हर एक सिचुएशन में अगर एक पर्टिकुलर एसेट अच्छा रिटर्न दे रहा है तो उसी केस में ऐसा हो सकता है कि दूसरा जो है वो लो रिटर्न दे या एवरेज रिटर्न दे। तो होता यह है कि जब हम इन्वेस्ट करते हैं या हम अपने एसेट को डाइवर्सिफाई करते हैं तो जो हमें रिटर्न मिलने वाला है वो हमारे पोर्टफोलियो का एवरेज रिटर्न होगा, क्योंकि हमारा रिटर्न एवरेज है तो जो रिस्क रहेगा वो भी एवरेज आउट रहेगा। By investing in more than one asset category, you will reduce the risk that you will lose money and your portfolio's overall investment returns will have a smoother ride. If one asset category investment returns falls, you will be in a position to counteract your loss in that asset category with better investment return in another asset category. कहने का मतलब यह है कि हमें एसेट एलोकेशन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? बहुत सिंपल, फंडामेंटल प्रिंसिपल पे एसेट एलोकेशन चलता है कि हम अपने पूरे पैसे को एक जगह ना लगाएं, उसको अलग अलग इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में लगा दें।
क्योंकि हर एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन जो है, ऑप्शन जैसे रियल एस्टेट हो गया, प्रॉपर्टी हो गया, स्टॉक मार्केट हो गया, या फिर आपका कैश फॉर्म में हो गया, या बैंक में से हो गया, हर एक का रिस्क अलग अलग है। जब रिस्क अलग है तो रिटर्न अलग है, तो रिस्क और रिटर्न हर एक एसेट का डिफरेंट होगा। तो जब हम अपने इन्वेस्टमेंट को इस तरीके से डाइवर्सिफाई करेंगे तो हमारा ओवरऑल रिस्क भी कम होगा। ऑफ कोर्स जो रिटर्न रहेगा वो भी एवरेज आउट होगा, बट एट द सेम टाइम हम मिनिमम रिस्क पे या एवरेज रिस्क पे चल रहे हैं। इसलिए एसेट एलोकेशन इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि सपोज आपने पूरा का पूरा पैसा शेयर मार्केट में लगाया और अगर लॉकडाउन का सिचुएशन आ गया जहां पे पूरा शेयर मार्केट डूब गया तो आपका पूरा पैसा डूब गया। वहीं पे अगर आपने कुछ पैसा एफडी कर रखा होता तो एफडी का पैसा तो नहीं डूबता, वो तो उतना का उतना रहता। वहीं पे अगर आपने प्रॉपर्टी में डाला होता, हो सकता है इस समय प्रॉपर्टी का प्राइस उतना फॉल नहीं हुआ है, तो कंपेयर टू शेयर मार्केट प्रॉपर्टी का इन्वेस्टमेंट बेटर है। या अगर आपने इन्वेस्टमेंट गोल्ड में किया हो तो इट इज एक्सपेक्टेड कि गोल्ड का जो प्राइस है पर तोला, जो हम 10 ग्राम का मेजर करते हैं इस समय 38,000-39,000, इट कैन गो अप टू 80,000। तो ये बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। तो कौन सा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बेस्ट निकलेगा ये हम आज नहीं बता सकते, लेकिन जब हम अपने एसेट का एलोकेशन प्रॉपरली कर लेंगे तो हम अच्छे रिटर्न पे हमेशा ही रहेंगे। सो देखते हैं व्हाट इज द मैजिक ऑफ डाइवर्सिफिकेशन। जो एसेट एलोकेशन है ये डाइवर्सिफिकेशन प्रोसेस है। तो डाइवर्सिफिकेशन का क्या मैजिक है? द प्रैक्टिस ऑफ स्प्रेडिंग मनी अमॉन्ग डिफरेंट इन्वेस्टमेंट टू रिड्यूस रिस्क इज नोन एज डाइवर्सिफिकेशन। मनी को अलग अलग इन्वेस्टमेंट्स में, अलग अलग इन्वेस्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट करना ही डाइवर्सिफिकेशन। द मेन ऑब्जेक्टिव, द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव किसी भी डाइवर्सिफिकेशन का जो मेन ऑब्जेक्टिव वो है रिस्क को रिड्यूस करना। सो बाय पिकिंग द राइट ग्रुप ऑफ इन्वेस्टमेंट you may be able to limit your losses and reduce the fluctuations of investment returns without sacrificing too much potential gain. अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है डाइवर्सिफिकेशन का? अगर हमने सही जगह पे इन्वेस्टमेंट किया है, सही जगह पे हमने अपने फंड का एलोकेशन किया है, तो हम अपने लॉसेस को लिमिट कर रहे हैं, फ्लक्चुएशंस को लिमिट कर रहे हैं, फ्लक्चुएशंस को रिड्यूस कर रहे हैं, एज वेल एज जो रिटर्न्स हैं बहुत ज्यादा सेक्रीफाइस न करके हम अपने रिटर्न्स को मेंटेन कर रहे हैं या बढ़ा रहे हैं। दिस इज द मैजिक ऑफ डाइवर्सिफिकेशन। नाउ लेट्स डिस्कस द कनेक्शन बिटवीन एसेट एलोकेशन एंड डाइवर्सिफिकेशन। ये दोनों आपस में कैसे रिलेटेड है? क्या एसेट एलोकेशन ही डाइवर्सिफिकेशन है या डाइवर्सिफिकेशन ही एसेट एलोकेशन, या दोनों सेम बात है? तो चलिए डिस्कस करते हैं। डाइवर्सिफिकेशन इज अ स्ट्रेटजी दैट कैन नीटली बी सम्ड अप बाय टाइमलेस एडेज, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। तो डाइवर्सिफिकेशन की जब हम बात करते हैं तो ये वो स्ट्रेटजी जो बोलता है कि आप सारे अंडे एक ही बास्केट में ना रखें। क्यों? क्योंकि एक ही बास्केट में रहेगा तो अंडे आपस में टकराएंगे तो टूट जाएगा, लॉस हो गया। यही चीज वो फंड के बारे में बोलता है कि आप जितना भी आपके पास पैसा है वो एक ही जेब में ना रखें। जितना भी आपके पास पैसा है, एक अगर केवल पर्स में रख दिया जाए और चलते चलते पर्स की चोरी हो गई तो पूरा पैसा गायब। इसी तरीके से जितना भी आपके पास फंड है उसको किसी एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में न डालें, उसको अलग अलग जगह डालें, सो दैट जो लॉस है उसको मिनिमाइज किया जा सके। द स्ट्रेटजी इन्वॉल्व्स स्प्रेडिंग योर मनी अमॉन्ग वेरियस इन्वेस्टमेंट इन द होप दैट if one investment loses money, the other investment will be more than up to make those losses. तो डाइवर्सिफिकेशन करता क्या है? जब हम अलग अलग जगह जब पैसा डाल रहे हैं तो अगर कोई एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन लॉस बना रहा है तो दूसरा वाला उसको कवर अप कर देगा या रिकवर कर देगा। अब बात करते हैं एसेट एलोकेशन। मैनी इन्वेस्टर्स यूज एसेट एलोकेशन एज अ वे टू डाइवर्सिफाई देयर इन्वेस्टमेंट
among asset categories. But other investment deliberately do not. For example, investing entirely in stock in the case of 25 years old, investing for retirement, or investing entirely in cash equivalent in case of a family saving for down payment on a house might be a reasonable asset allocation strategy under certain circumstances. But neither strategy attempts to reduce risk by holding different types of asset categories. So choosing an asset allocation model won't necessarily diversify your portfolio. Whether your portfolio is diversified will depend on how you spread the money in your portfolio among different types of investments. चलिए समझते हैं क्या कहना चाहते हैं। देखिए, जैसे कोई शेयर मार्केट में ही इन्वेस्ट करना चाहता है तो वो बोलेगा कि वो भी उसका एक पोर्टफोलियो होगा। क्यों वो पोर्टफोलियो बना रहा है उसमें? क्योंकि वो एक ही कंपनी का शेयर नहीं खरीद रहा है, डिफरेंट कंपनी के डिफरेंट सेक्टर के कंपनीज को सेलेक्ट करते हैं और फिर उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब जब इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उसमें कुछ जो है लॉन्ग टर्म के लिए, कुछ मिड टर्म के लिए, कुछ शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहा है, शेयर खरीद रहे हैं, या और जो भी शेयर मार्केट के इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस है, लाइक फ्यूचर कॉल एंड पुट कुछ होता है, फ्यूचर ऑप्शंस होता है, उसमें इन्वेस्ट कर रहा है। तो ये भी एक टाइप का डाइवर्सिफिकेशन है, पर ये डाइवर्सिफिकेशन इक्विटी मार्केट के रिस्क को कैरी करेगा। क्या मतलब? मतलब ये कि जब भी शेयर मार्केट डूबेगा, क्योंकि आपका पूरा इन्वेस्टमेंट शेयर मार्केट में ही है, इवन दो वहां पे आपने अलग अलग कंपनी में इन्वेस्ट किया है, ये भी एक डाइवर्सिफिकेशन है, ये भी आपके रिस्क को रिड्यूस करेगा। बट इसके कंपैरिजन में अगर हम एसेट एलोकेशन की बात करें, जहां पे हम शेयर मार्केट को एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, हो सकता है म्यूचुअल फंड को एक अदर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बनाए, रियल एस्टेट को अदर कर दें, और कैश इक्विवेलेंट मतलब जो सेविंग होता है, एफडी होता है, आरडी होता है, पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्टमेंट होता है, उसको अलग कर दें। अब अगर हम अपने फंड को इस तरीके से इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में डिस्ट्रीब्यूट करें और हर एक ऑप्शन में फिर वापस डाइवर्सिफिकेशन करें, क्या मतलब? मतलब ये हुआ कि सपोज मेरे पास 1 लाख रुपए, उसमें से मैं 20,000 रुपए शेयर मार्केट में लगाता हूं, 20,000 रुपए म्यूचुअल फंड में, 20,000 रुपए रियल एस्टेट में, 20,000 रुपए लेट्स से एफडी करते हैं या पोस्ट ऑफिस में डालते हैं। तो ये मैंने क्या किया, अलग अलग इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में पैसे डाले। अब हर एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में, जैसे मैंने शेयर मार्केट में जो 20,000 डाला है वो केवल एक ही कंपनी में नहीं डालूंगा, शेयर मार्केट के अंदर भी मैं अलग अलग कंपनी के शेयर खरीदूंगा। तो एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में वापस डाइवर्सिफिकेशन। इसी तरीके से जब मैं म्यूचुअल फंड में डालता हूं तो एक ही टाइप का म्यूचुअल फंड न लेके डेट फंड, बैलेंस्ड फंड, इक्विटी फंड, एसआईपी, इस तरीके का इन्वेस्टमेंट करता हूं। तो मैंने म्यूचुअल फंड में भी डाइवर्सिफिकेशन किया, म्यूचुअल फंड में एसेट का एलोकेशन किया, फिर उसमें डाइवर्सिफिकेशन किया। इसी तरीके से अगर मैं रियल एस्टेट में डालता हूं तो रियल एस्टेट में मैं कुछ पैसा जमीन खरीदने में लगा रहा हूं, कुछ पैसा मैं फ्लैट खरीदने में लगा रहा हूं। तो यहां पे भी मैंने डाइवर्सिफिकेशन किया, कुछ पैसा जमीन में भी, कुछ पैसा कंस्ट्रक्शन पर्पस के लिए, कुछ पैसा जो डाइवर्सिफाई हो गया उसमें डाइवर्जन मिल गया प्रॉपर्टी, उसमें लगा रहा हूँ, कुछ पैसा एग्रीकल्चर लैंड में लगा रहा हूँ, ये भी डाइवर्सिफिकेशन है। इसी तरीके से जब मैं कैश इक्विवेलेंट में जाता हूँ, बैंक में पैसा डिपॉजिट करें, तो बैंक में भी मैं क्या करता हूँ, कुछ पैसा एफडी करूंगा, कुछ पैसा आरडी करूंगा। एफडी में भी मैं कुछ पैसा 3 साल के लिए लॉक करूंगा, कुछ 5 साल के लिए, कुछ 10 साल के लिए। तो ये भी एक डाइवर्सिफिकेशन हुआ।
इसी तरीके से पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि एक तो हम अलग अलग इन्वेस्टमेंट ऑप्शन चूज कर रहे हैं और हर एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में एसेट का एलोकेशन कर रहे हैं, और इन ईच इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस वी आर डाइवर्सिफाइंग दैट एलोकेटेड फंड विद इन द इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। तो आप यहाँ पे दो लेयर पे दो कैटेगरी में एसेट का एलोकेशन कर रहे हैं और फिर डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हैं। इससे होता यह है कि आप बहुत सारे पैरामीटर को साथ में लेके चल रहे हैं। एक, अपने फाइनेंशियल गोल क्या है, आपका एज क्या है, आप कितना रिस्क कैरी कर सकते हैं, आपने कितना रिटर्न एक्सपेक्ट किया है, और इसके लिए ये जो चीजें की जा रही है ये फाइनेंशियल प्लानिंग है। तो आप यहां देख रहे हैं सारा चीज एक साथ चल रहा है। और इसमें जब हम फाइनेंशियल गोल की बात करते हैं तो आपने क्योंकि फंड कुछ लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट किया है, कुछ शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट किया है, कुछ मिड टर्म में इन्वेस्ट किया है, तो आपका जो शॉर्ट टर्म गोल है, मिड टर्म का गोल है, लॉन्ग टर्म का गोल है, हर एक गोल को आप अचीव कर सकते हैं, अचीव कर पा रहे हैं, या उसके बेसिस पे आप अपने स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट किया है या फाइनेंशियल प्लानिंग की है। So this is the connection between asset allocation and diversification. But in normal terminology ये दोनों ही asset allocation और diversification दोनों ही जो टर्म है वो इंटरचेंज होके यूज होते हैं। मतलब कई बार ऐसा होता है कि एसेट एलोकेशन का मतलब डाइवर्सिफिकेशन है, डाइवर्सिफिकेशन का मतलब एसेट एलोकेशन है। बट इन ब्रॉड सेंस अगर हम देखें या माइन्यूटली इसको ऑब्जर्व करें तो एसेट एलोकेशन इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस पे है और हर एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में डाइवर्सिफिकेशन हो सकता है। अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव जो एसेट एलोकेशन का है या डाइवर्सिफिकेशन का है वो हमेशा से ही यही रहा है कि हर एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर का रिस्क प्रोफाइलिंग की जाए कि वो कितना रिस्क कैरी कर सकता है। और जब हम रिस्क प्रोफाइलिंग की बात करते हैं तो उसके एज को पैरामीटर लिया जाएगा, उसके इनकम, सोर्स ऑफ इनकम को पैरामीटर लेके हम उसकी रिस्क प्रोफाइलिंग करेंगे, उसकी लायबिलिटी कितना उसकी लेन देन है उसको देखेंगे, उसकी रिस्क प्रोफाइलिंग करेंगे, और फिर इसके बेसिस पे हम एसेट के एलोकेशन की स्ट्रेटेजी डिफाइन करेंगे। और जब भी हम रिस्क की बात कर रहे होंगे ये हमेशा ही इंटर रिलेटेड रहेगा विद रिटर्न। और जब हम रिटर्न की बात कर रहे हैं तो यहां पे हमें लेना है क्या, टाइम फ्रेम। कितने टाइम के लिए हमें ये स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट करनी है। तो जब हम इन तीनों पैरामीटर को साथ में लेके चलेंगे फिर हमें पता चलेगा कि व्हाट इज द फाइनेंशियल गोल, और जब हमें फाइनेंशियल गोल के बारे में पता चलेगा विच विल डिफाइन द टाइम फ्रेम, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म, उसके बेसिस पे होगी फाइनेंशियल प्लानिंग। और जब फाइनेंशियल प्लानिंग होगा तब होगा एसेट एलोकेशन एंड डाइवर्सिफिकेशन, सो दैट हर एक केस में रिस्क मिनिमम रहे, रिस्क एवरेज आउट रहे और रिटर्न मैक्सिमम से मैक्सिमम मिल सके। सो दिस इज ऑल अबाउट एसेट एलोकेशन। सो इससे रिलेटेड कोई भी डाउट होगा प्लीज प्रोवाइड योर फीडबैक।